यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट वाले सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक कवर कर लेंगे और एमसीक्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि आगे के जो फर्दर क्वेश्चन है ना वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%। आगे बोलता है इस ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने 100 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है और 100 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्राइमरी वोल्टेज ले रहा है, सॉरी प्राइमरी जो पावर कंज्यूम कर रहा है कितना है 4 किलोवाट। आगे बोलता है सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ, आपको यहाँ पे प्राइमरी करंट बताना है। सबसे पहले समझिए भाई, प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं। जिस साइड में आपने सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी जिस साइड में आपने वोल्टेज लगा दिया जिसके चलते आपका करंट फ्लो हो रहा है, वो वाइंडिंग हमेशा क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका एफिशिएंसी 80% है और ये वर्क मतलब क्या है, ये 100 वोल्ट आपका कनेक्ट किया हुआ है प्राइमरी साइड में और 100 वोल्ट जब जोड़ रहे हैं हम लोग तो ये 4 किलोवाट का एक तरीके से पावर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है और सेकेंडरी वोल्टेज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा और एक रिएक्टेंस आएगा वाइंडिंग के चलते, और ये दिखा देते हैं हम लोग अपने सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वोल्टेज है, सबसे पहले तो देखिए भाई आपको दो चीज़ में यहाँ पे कंफ्यूजन होगा जब भी आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा। तो एक तो आपका V1 होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, और एक होता है E1 जो कि यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में देखेंगे तो दो तरीके का वोल्टेज देखने को मिलेगा, एक V1 होता है और एक E1 होता है। वही सेकेंडरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है उसको बोलते हैं E2, और जो यहाँ पे लोड यानी टर्मिनल पे जो मिलेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे V2। तो ओवरऑल एक चीज़ समझिए, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो यहाँ पे हम लोग भाई ये जो V1 है ना, ये या फिर कहीं जो E1 होता है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, V1 के बराबर होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर क्यों होता है। ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि जो आपने AC सोर्स कनेक्ट किया हुआ, इसके चलते आपका एक साइनोसोडियल करंट फ्लो होगा और इस करंट के चलते यहाँ पे एक फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स कैसा होगा, d∅dt नेचर का, क्योंकि हम लोग को पता है जो फ्लक्स होता है ये प्रोपोर्शन होता है करंट के ऊपर। तो करंट अगर मेरा टाइम वेरिंग है तो फ्लक्स भी मेरा टाइम वेरिंग होगा, और ये फ्लक्स क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा फैराडे लॉ के हिसाब से, है ना। E1 जो होगा आपका प्रोपोर्शन होगा किसके ऊपर, d∅dt के ऊपर। मतलब यहाँ पे अगर आप जितना ज़्यादा हैवी फ्रीक्वेंसी डालिएगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपका EMF यहाँ पे बनेगा। और ये जो EMF बनेगा ये हमेशा क्या करता है, जिसके कारण ये यहाँ पे बन रहा है उसी को अपोज करता है। तो किसके कारण बन रहा है भाई, इस चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे EMF बन रहा है, और ये चेंजिंग फ्लक्स किसके चलते आ रहा है, इस चेंजिंग करंट के चलते आ रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, इस EMF के चलते करंट फ्लो होगा और वो करंट क्या करेगा, इस चेंजिंग करंट को अपोज करता है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये E1 का वैल्यू कितना होगा, या फिर कहिए ये E1 जो है V1 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर क्यों होता है। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम से कम होगा, मिनिमम होगा। भाई यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा या फिर कहीं कम से कम होगा, तभी तो आप कह सकते हैं ये वाला वोल्टेज क्या होगा, इसके बराबर होगा। जैसे अगर आपने नेटवर्क पढ़ा होगा तो ओवरऑल मान लेते हैं ये मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई लोड लगा देता हूँ मैं, ठीक है, R। तो ओवरऑल देखिए इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर कोई सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है और बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग 0 मान के चल रहा है। तो ओवरऑल आप कहेंगे ना कि जो भी मेरा बैटरी का वोल्टेज होगा 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, इस लोड के पास पहुँच जाएगा। समझ में आया? यानी जो लोड वोल्टेज होगा ये भी आपका 12 वोल्ट के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर ये जो मेरा इंपिडेंस है, प्राइमरी इंपिडेंस, यहाँ पे अगर मेरा वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि जो E1 होगा ये अप्रॉक्सीमेटली V1 के बराबर होगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है, और ये सब भाई आपका एमसीक्यूज़ चल रहा है ना, तो अगर हम लोग ज़्यादा खींचेंगे लेक्चर को तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बस आप यहाँ पे इस तरीके से एज्यूम करके चलिए कि V1 जो होता है मेरा अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, E1 के बराबर होता है। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझिए, समझा ही देता हूँ मैं आपको। हम लोग को पता है यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स जो बनेगा, फ्लक्स की बात करके क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो MMF की बात करें तो क्या हो जाएगा, NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और करंट की बात करें तो मेरा करंट क्या है, एक तरीके से टाइम वेरिंग है, यानी ये है मेरा, मान लेते हैं IM sin ओमेगा t, ठीक है, IM sin ओमेगा t। भाई ये एक तरीके से प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, मतलब प्योर इंडक्टिव नहीं कह सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो फिर भी इंडक्टिव सर्किट है। तो ओवरऑल ये जो करंट होगा, करंट को मैं रेफरेंस ले ले रहा हूँ IM
साइन ओमेगा टी, यानी जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये मेरा Im साइन ओमेगा टी है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा। अगर आपने इसको रेफरेंस लिया तो एंगल किस में आ जाएगा, वोल्टेज में आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडक्टिव सर्किट तो करंट तो आपका लैग करना चाहिए, यहाँ पे एंगल क्यों नहीं दिखा है, भाई मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो V1 क्या होगा, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ एंगल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट था। फ्लक्स का मेरे को ये फॉर्मूला पता है, फ्लक्स में जो करंट है इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, Im साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलक्टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कुछ देर के लिए मैं आपको पाउज करूंगा भाई। जब भी आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। और जब आप आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी लॉसेस नहीं कंसिडर किया जाता है, मींस कोई लॉसेस नहीं है। इसका मतलब क्या, ये जो मैंने यहाँ पे इंपेडेंस दिखाया है, ये इंपेडेंस नहीं दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो आपने इंपेडेंस दिखाया है, इंपेडेंस एक तरीके खत्म हो जाए, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके का होता है, ओके। और यहाँ पे जो कोर यूज कर रहे हैं, ये कोर क्या होगा आपका, इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगा, क्योंकि आइडियल कोर है तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। और अगर आप यहाँ पे रिलक्टेंस की बात करें, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, L डिवाइडेड बाय एरिया म्यू नॉट म्यू आर। तो अगर मेरा ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मतलब बहुत 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 लार्ज है, तो ओवरऑल इसका मतलब क्या होगा कि रिलक्टेंस मेरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। समझ में आया भाई। आइडियल केस में देखिए ना, रिलेटिव परमेबिलिटी इन्फिनाइट, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल केस में, आइडियल केस से अगर आप समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस मेरा 0। और रिलक्टेंस अगर 0 हो गया, इसी वाले फॉर्मूले पे आप फोकस कीजिए कि अगर मेरा रिलक्टेंस 0 हो गया, ये था आपका MMF मींस Ni डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, अगर यही 0 हो गया भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 0 को अगर इधर लेकर के आए तो 5 इंटू 0 ओवरऑल क्या हो जाए, Ni मतलब होता है MMF, समझ में, MMF। इसका मतलब क्या हुआ, ये MMF ही मेरा 0 हो जाएगा, समझ में, MMF ही मेरा 0 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर MMF ही 0 हो गया तो कोई फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है वोल्टेज, समझ में आया, यानी EMF जिसको बोलते हैं, EMF के चलते ही आपका क्या होता है, करंट सेटअप होता है, समझ में आया। हम लोग को ओम्स लॉ पता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, वोल्टेज होगा तभी आपका करंट होगा। और हम लोग को यहाँ पता है मैग्नेटिक सर्किट में कि MMF यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, MMF फ्लक्स इक्वल टू MMF है, ठीक है। यानी MMF के चलते क्या होता है, फ्लक्स आपका एक तरह सेटअप होता है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि अगर मैं आइडियल केस लेके देखूं तो रिलक्टेंस मेरा 0 हो गया, इसका मतलब कि MMF 0 हो गया, MMF 0 इसका मतलब कि यहाँ पे कोई फ्लक्स ही नहीं बनेगा, ट्रांसफार्मर कोई फ्लक्स नहीं बना, तो सीधी सी बात है आपका सेकेंडरी में कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस नहीं, यानी क्या हो जाएगा, मेरा ये वर्क ही नहीं करेगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं आ रहा भाई, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं भाई कि जो मेरा रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस प्रैक्टिकल केस में अगर देखें तो प्रैक्टिकल केस में भाई कितना भी गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों ना ले ले, रिलक्टेंस कभी 0 थोड़ी ना होगा, उसका कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होगा, 0.001 ही क्यों ना होगा उसका रिलक्टेंस। तो हम लोग हमेशा रिलक्टेंस क्या मान के चलते हैं, रिलक्टेंस को मान के चलेंगे टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 मतलब 0 नहीं है बल्कि 0 के लगभग नजदीक है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अगर आप टेंड्स टू 0 मान के चलेंगे तो रिलक्टेंस का यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब फिर MMF कभी भी आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेंड्स टू 0 बोला है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए ये मेरा बहुत कम है, रिलक्टेंस बहुत कम है, तो ओवरऑल हम लोग को हल्का सा भी MMF, भाई देखिए ना फ्लक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, अगर ये बहुत कम है तो ओवरऑल क्या होगा, हम लोग को हल्का सा भी करंट मतलब हल्का सा भी MMF देना होगा ना, या फिर कहिए एक तरीके से तो खत्म ही हो गया, टेंड्स टू 0 मतलब कैसे कहानी खत्म। तो आप कहेंगे ना फ्लक्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, MMF मींस Ni के ऊपर, तो हल्का सा भी, N तो कांस्टेंट है लेकिन हल्का सा भी करंट देंगे, थोड़ा सा भी करंट देंगे तो वहां पे अच्छा खासा आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग अब वापस अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होता क्या है भाई, और ये नो लोड का कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं कि नो लोड पे, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, नो लोड पे सेकेंडरी साइड मेरा ओपन है, तो नो लोड पे हम लोग यहाँ पे फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो यहाँ से जो करंट चाहिए होता है ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल, मतलब फुल लोड करंट का सिर्फ और सिर्फ कितना 2 से 5% के बीच में ही होता है, ठीक है, 2 से 5% के बीच में ही होता है, यानी ये करंट जो होगा मेरा यहाँ पे बहुत स्मॉल होगा। और नो लोड पे देखिएगा तो इसको हम लोग I0 करंट बोलते हैं, I0 को भी तोड़िएगा तो आपका, क्योंकि कोर का रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, पेड क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है, कोर का रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं हम लोग, ऐसे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक यहाँ पे इस तरीके से दिखा करके लगाया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए मेरा नो लोड करंट है, इसका भी 2 कंपोनेंट होता है, एक आपका हो गया Imeo और एक हो जाएगा आपका IW। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल समझिए कि
नो लोड के केस में इधर से जो करंट आ रहा है मेरा ये काफ़ी स्मॉल होता है। फुल लोड का 2 से 5% यानी करंट ही मेरा स्मॉल है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो मेरा ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा भाई, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू जेड। तो I ही मेरा स्मॉल है, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, E1 के बराबर है। फिर जो भी EMF इंड्यूस्ड हो रहा है E1 वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली V1 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं और नो लोड पे देखें तो यहाँ पे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात E2 क्या हो जाएगा, V2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में आपका यहाँ पे इफिशिएंसी दिया हुआ है 80%। सबसे पहले इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि मेरा ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में क्या दे रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में भी क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिल रहा है हम लोग को। समझ में आया? या फिर कहीं इलेक्ट्रिकल पावर एज ए इनपुट दे रहा है, आउटपुट में भी मेरे को इलेक्ट्रिकल पावर ही मिल रहा है। तो इनपुट हम लोग इधर क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं V1 और जो करंट फ्लो होगा ये मेरा I1, और इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा मेरे को V2 और ये हो जाएगा मेरा I2। समझ में आया? तो ये मेरा इनपुट पावर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से आउटपुट पावर हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट, और इधर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। तो ओवरऑल डाल दिया, आउटपुट बाय इनपुट होता है। समझ में आया? आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट की जगह क्या मिल रहा है मेरा, Vs इंटू IS, और इनपुट की जगह क्या हो जाएगा आपका Vp इंटू IP। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको प्राइमरी करंट बताना है भाई। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया कि ये कुछ इस तरीके से दिखा दीजिए। ओके, और ये सब ड्रॉप नहीं कंसिडर करके चलना भाई। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। तो ओवरऑल समझिए, मेरा प्राइमरी था, इसमें मैंने 100 वोल्ट दिया, यानी ये V1 है मेरा। ओके, और ये पावर कितना ले रहा है, 4 किलोवाट। इधर जो मेरा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है ये मेरा 240 वोल्ट। ओके, तो ओवरऑल देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, प्राइमरी करंट I1 का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, पावर दे रहा है, इनपुट पावर इतना ही है, तो हम लोग को पता है भाई इनपुट पावर जो होगा यहाँ पे, इनपुट पावर क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, और ये वोल्टेज V1 होगा, I1 होगा। ये वैल्यू दिया 4 किलोवाट, मीन्स वॉट में चेंज कर दिया हम लोगों ने। V1 का वैल्यू दिया हुआ, यानी V1 इधर आ जाएगा 100, ये मेरा I1 के बराबर होगा। ठीक है, तो काटेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 40 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंडरी करंट। सो सेकेंडरी करंट हम लोग को यहाँ पे चाहिए, तो सेकेंडरी करंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब ये सेकेंडरी करंट भाई यहाँ पे मे भी कुछ लोड लगा होगा, हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, लेकिन ये पावर एक तरीके से इनटेक कर रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, मेरे ये पावर इनटेक कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड लगा होगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे पावर इनटेक कर रहा है, समझिए एक चीज़ को, ट्रांसफॉर्मर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर इधर प्राइमरी पावर अगर मेरा मान लेते हैं 20 kV है, तो इधर भी आपका उतना है, पावर दोनों तरफ सेम होता है। तो अगर पावर इधर, इसका मतलब इधर भी पावर आपका इतना ये ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब इधर लोड लगा हुआ, लोड लगा तो सीधी जाता I2 भी होगा मेरा। ओके, और नहीं तो फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से जब आप पढ़ेंगे ना भाई ट्रांसफार्मर को, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से जब आप पढ़ेंगे, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पे भी करंट आता है, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं I1 डैश, ये होता है मेरा इधर से, ठीक है, I1 इधर जो जाएगा, इधर मेरा मतलब नो लोड पे जो आता है IME और IW। ओके, तो ओवरऑल समझिए, ओवरऑल अगर ये नो लोड पे होता ना, तो यहाँ पे करंट ही नहीं आता, ये करंट मेरा जीरो हो जाता है। क्लियर हुआ? और इसका मतलब क्या हुआ, इधर से सिर्फ और सिर्फ मेरा I0 आएगा, और I0 अभी जस्ट बताया कि फुल लोड करंट का बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और ये जब वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर आप नो लोड पे इनपुट पावर देखना चाहेंगे ना, इनपुट पावर बहुत 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 स्मॉल आएगा भाई। समझ में? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल करंट खींच रहा है, वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पावर भी काफी स्मॉल आएगा। कभी भी 4 किलोवाट का पावर एक तरीके से नहीं खींचेगा ये ट्रांसफार्मर। नो लोड पे कहने का मतलब यही भाई कि नो लोड पे सिर्फ और सिर्फ आपका I0 करंट आएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि करंट काफी स्मॉल होता है, तो पावर भी आपका क्या होगा, इधर बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 4 किलोवाट इधर पावर इनटेक कर रहा है, समझ इधर मेरा कुछ ना कुछ हैवी लोड लगा हुआ है, तभी जाके 4 किलोवाट का पावर इनटेक खींच रहा है। ओके, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर नो लोड पे है या फिर फुल लोड पे है, या फिर कहिए किसी भी पर्टिकुलर लोड पे है, मतलब लोड कनेक्टेड है या नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है सेकेंडरी करंट। तो सेकेंडरी करंट हम लोग का कैसे एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी को तो हम लोग को पता है 80% दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। सेकेंडरी वोल्टेज मेरा दिया हुआ 240, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे को चाहिए, सेकेंडरी करंट चाहिए, है ना, डिवाइडेड बाय ये इसका वैल्यू मेरे को दिया, ये पावर है दोनों का, यानी 4 किलोवाट, यानी 4000 हो जाएगा। और एफिशिएंसी 80% दिया, सो हम लोग यहाँ से मिटा के यहाँ पे क्या डाल देंगे,
80% डिवाइडेड बाय 100, 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे और ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से सेकेंडरी करंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 8 डिवाइडेड बाय 24। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 13.33 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे V1 दिया हुआ है 2000 वोल्ट। इसका मतलब होता है भाई कि 2000 वोल्ट मतलब एक ट्रांसफार्मर जो 2000 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। V2 मेरा दिया हुआ है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और दोनों तरफ का जो पावर है प्राइमरी और फिर सेकेंडरी में मेरा दिया हुआ है कितना, 20 kVA। आगे क्वेश्चन बोलता है आइडियल लिया हुआ है, आइडियल मीन्स कोई लॉसेस नहीं लेना पड़ेगा। बोलता है सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर हैज 66 इन द सेकेंडरी मीन्स N2 का वैल्यू दिया है यहाँ पे 66 टर्न है। बोलता है द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, प्राइमरी का आपको बताना भाई, तो हम लोग ऑलरेडी पता है। देखिए थोड़ा सा मैं डिराइव करवा देता हूँ ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन कहाँ से आता है, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम लोग को पता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, V1/V2 इक्वल टू होता है आपका N1 डिवाइडेड बाय N2। और ये आता कहाँ से, अभी हम लोग जस्ट 2 मिनट के अंदर में इसको प्रूव कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए V1 पता है, V2 पता है, N1 पता है, N2 निकल जाएगा। क्लियर हुआ, सॉरी N1 पूछा ना प्राइमरी, तो N1 निकल जाता है। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, N1 इक्वल टू हो जाएगा V1 × N2 डिवाइडेड बाय V2। कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई N1 का वैल्यू निकाल लिया। V1 कितना मेरा, V1 है मेरा 2000, N2 कितना है मेरा, N2 दिया मेरा 66 डिवाइडेड बाय V2 कितना दिया हुआ है, V2 मेरा दिया है 200। ओके तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 660 टन। अब ये इक्वेशन आता कहाँ से है, ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो आता कहाँ से, इस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा भाई, और आइडियल केस लेके चलते हैं। ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी। ओके तो अभी हम लोग सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं, प्राइमरी पे काम करेंगे। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है V1, यहाँ पे मेरा E1 इंड्यूस्ड होगा E1, और हम लोग को पता है जो E1 इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे जो भी फ्लक्स बनेगा उसी पे डिपेंडेंट हो। मतलब आप कह सकते हैं E1 जो होगा, E1 इक्वल टू क्या होगा भाई, फैराडे लॉ आपने पढ़ा है ना। E1 यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा, ये EMF क्या होगा, क्योंकि EMF क्यों इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था, है ना, इस कॉइल के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग E1 इंड्यूस्ड। और ये जो EMF इंड्यूस्ड कितने के बराबर होगा, -N/dt, समझ में आया। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो फ्लक्स होता है, ये जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा आपका, ये MMF मीन्स NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और अभी जस्ट बता सकते जो करंट फ्लो है क्या है मेरा, IM sin ωt, है ना। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, और ये क्योंकि मेरा जो फ्लक्स होगा ये भी इंस्टेंटेनियस होगा, क्योंकि करंट मेरा यहाँ पे क्या इंस्टेंटेनियस है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा N, और I की जगह हम लोग लिखेंगे IM sin ωt डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। मैंने आपको बताया था साइन से पहले जो भी वैल्यू है ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका φm sin ωt, जहाँ पे φm का वैल्यू क्या है, φm का वैल्यू है N × IM डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो ये मेरा फ्लक्स है, और EMF इंड्यूस्ड होता है -N/dt। तो अगर हम लोग फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इस फ्लक्स के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये -N, फ्लक्स की जगह हम लोग पुट कर देंगे φm sin ωt, ठीक है, φm sin ωt। क्लियर हुआ, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dt। ओके तो ओवरऑल ये आ जाएगा आपका -N, इसको φm कांस्टेंट होता है, इसको बाहर ले लेते हैं, sin ωt का, यानी ये हो जाएगा आपका cos ωt और ओमेगा आ जाएगा भाई, ठीक है। अभी इस माइनस को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि माइनस क्या होता है, लेंस लॉ को एक तरीके से बता रहा है, मतलब ये इसको मेन वोल्टेज को अपोज करेगा। तो ये आ गया मेरा। अब देखिए ये किसका वैल्यू है, E1 का वैल्यू है, समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए ये जो मेरा फ्लक्स था, ये जो फ्लक्स था मेरा क्या था, ये साइनसोडियल फंक्शन था, φm sin ωt, मतलब साइन के फंक्शन से चेंज हो रहा था, अपने आप को चेंज कर रहा है। और जो EMF इंड्यूस जो है क्या है, कॉस का एक तरीके से फंक्शन। इसको और रीअरेंज करके लिखूँ तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/m, और ये ओमेगा हम लोग आगे ले लेते हैं भाई। sin ωt का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, इसका होता है cos ωt और इसका फिर ओमेगा आएगा, ठीक है। और ये हो गया cos ωt, मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, कुछ नहीं, इस इक्वेशन को मैंने फिर से रीअरेंज करके लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्लक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो EMF इंड्यूस्ड है इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए ये कोसाइन फंक्शन है और ये फ्लक्स आपका साइन का फंक्शन है, तो दोनों को हम लोग कैसे कंपेयर करें, या फिर इसको अगर ऐसे भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये फ्लक्स को अगर दिखाना चाहते हैं एक ही ग्राफ पे, मान लेते टाइम है और इस वाई एक्सिस पे मैं फ्लक्स को भी दिखाऊंगा और अपने E1 को भी दिखाऊंगा। तो फ्लक्स क्योंकि मेरा साइन का फंक्शन है तो उसको मैं 0 से स्टार्ट कर देना, ये मान लेते मेरा फ्लक्स है। तो अगर मुझे यहीं पे अपने इंड्यूस्ड EMF को भी दिखाना होता है क्योंकि कोसाइन है, तो जब मेरा
साइन 0 होता है तो कॉस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जाएगा, यानी ये क्या हो गया, मेरा इवन हो गया। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, यानी आप देख सकते हैं साफ साफ कि फ्लक्स और जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ इनके बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है हमेशा। कैसे, जब मेरा फ्लक्स 0 था, फ्लक्स का वैल्यू 0 था, तो इवन जो है मेरा मैक्सिमम पे है, देख रहा है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू पे, क्लियर हुआ। और जब मेरा फ्लक्स मैक्सिमम है तो इवन क्या है मेरा, एक तरीके से 0 पे है। तो भाई 90 डिग्री फेज शिफ्ट चल रहा है। ऐसे नहीं समझ में आता तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा क्या हो जाएगा, माइनस फाई एम ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी को साइन में चेंज करना तो क्या हो जाएगा आपका, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री आप कह सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि 90 डिग्री फेज शिफ्ट चल रहा है ना, अगर इसको आपने फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 0 रखा हुआ है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको अगर आप 0 मान के चलते हैं, इसको रेफरेंस लिखा है मैंने 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ये फाई एम मतलब ये होगा आपका एन फाई एम ओमेगा साइन क्या हो जाएगा आपका, इसी को और शॉर्टकट में लिख लीजिए। ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है, इसके आगे वाला कुछ नहीं, साइन के आगे वाला फंक्शन क्या होता है आपका, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई मैक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ई मैक्स ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री, क्लियर हुआ। तो आप देख लिया, कंपेयर कर लीजिए, ग्राफ में भी दिखा दिए। जब मेरा फ्लक्स 0 था तो यानी जब मेरा ये 0 है तो ईएमएफ देख रहे हैं आपका कितना है, -90 पे है, मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलेगा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया भाई, एक चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होता है, ये फ्लक्स अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ से कितना 90 डिग्री के फेज शिफ्ट से आगे पीछे चलते रहता है, ठीक है। मतलब जो ईएमएफ होगा, जैसे इसको रेफरेंस दिखा है, तो जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या हो रहा है, 90 डिग्री आपके फ्लक्स से लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे -90 लिखा है ना, ये तो मेरा भाई ये 0 है, 0 मतलब रेफरेंस दिखा दिया, मेरा फ्लक्स हो गया। तो इसको दिखाना हो तो -90 पे मीन्स इवन मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। और जब आप ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम पढ़िएगा, वहाँ पे आपका ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। फ्लक्स दिखाया तो इवन को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, ओके। धीरे धीरे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने अपने ईएमएफ को इस तरीके से ले आया, ठीक है। और ये जो मेरा इक्वेशन है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ E1 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा भाई, जब ये साइन ओमेगा टी -90 कब हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, है ना। ये 1 के बराबर होगा, ये पूरा टर्म 1 के बराबर होगा, तभी तो मेरा एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, समझ में आया। तो जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, E1 मैक्स की बात करें, कब होगा, जब मेरा E1 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरे क्या मिलेगा, एन फाई ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया, इंटू साइन ओमेगा टी -1, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो वही है कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल नाम दे दे रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ई मैक्स, ठीक है। तो इसका ई मैक्स बोल रहे हैं साइन ओमेगा टी -90 हो गया, तो मेरा E1 हो गया भाई, ओके। तो अब देखिए, अब हम लोग को पता है ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और हम लोग को पता है भाई, इसको मैं आरएमएस वैल्यू, ये किसमें इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है, ठीक है, एन फाई यानी या फिर कहिए EM साइन ओमेगा टी, ठीक है, EMX साइन ओमेगा टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है। अगर मैं इसको आरएमएस वैल्यू में लिखना चाहूँ, इसका अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालना चाहूँ, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है, EMAX को क्या कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। तो EMAX का वैल्यू मेरे को पता है एन फाई एम ओमेगा, यही है ना, डिवाइडेड बाय √2 कर लेंगे, और ओमेगा इक्वल टू क्वेश्चन आपको पता है 2πf होता है, एन फाई एम 2πf डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ पे 2π/√2 इसका वैल्यू जब डालिए कैल्शियम है तो इसका 4.44 आएगा, ओके, कांस्टेंट वैल्यू आएगा 4.44। उसके बाद आपका क्या क्या आ गया, 5x आ गया, n आ गया और f आ गया, ठीक है, ये वोल्ट के बराबर हो जाएगा, समझना, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू चल रहा है ना, आपने आरएमएस निकाला है यहाँ पे, समझना। तो ये इक्वेशन आ गया आपका किसके लिए, आरएमएस के लिए। तो अभी हम लोग प्राइमरी में एक तरीके से काम करें, तो प्राइमरी में मेरा इवन इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू में इस तरीके से लिखा। तो अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी के आरएमएस वैल्यू की बात करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा E1, क्योंकि प्राइमरी में इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, E1 ही चल रहा था ना इधर से, ये क्या हो जाएगा 4.44 5x f, और ये प्राइमरी की बात होता है N1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना वोल्ट होता है आपका, ठीक है। वही अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें, जो E2 है मेरा, E2 भाई यहाँ पे जो फ्लक्स बना है मेरा d∅dt, यही फ्लक्स क्या हो रहा है आपके सेकेंडरी के साथ भी लिंक हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे E2 इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप फिर से कहेंगे कि जो E2 होगा, ये E2 होगा प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, ये जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है d∅dt के ऊपर, समझ में आया। फिर से हम लोग वैल्यू, जैसे इस तरीके से हम लोगों ने E1 को प्रूफ किया ना, वैल्यू डाल के, फ्लक्स के वैल्यू को डाल, यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, N2 हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आया। तो ओवरऑल वैल्यू डालिए, डिफरेंशिएट किया, तो ओवरऑल फिर से मेरा इक्वेशन यही आएगा। तो E2 के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से इसका वैल्यू आएगा 4.44 5x
फ्लक्स जो होता है भाई सेम रहता है, ठीक है, फ्लक्स मेरा कांस्टेंट रहता है, तो 5x वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों के लिए, और इधर बस मेरा n2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये मेरा EMF इक्वेशन होता है। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर मेंशन करता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में आपका पूछा था ना, एक मिनट बस देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई। 5 में क्या बोल रहा था, वोल्टेज पर टर्न ऑफ द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो मैंने आपको बताया था सेम होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी का जो पर टर्न वोल्टेज है उसके मुकाबले। वो कैसे होता है इसको भी आप समझ लीजिए, अभी इसको भी आप यहीं पे समझ लीजिए। देखिए वोल्टेज पर टर्न की बात हो रही है, ठीक है, वोल्टेज पर टर्न। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं भाई 1000 है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिखाया मैंने, टर्न्स 1000 दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे जो E1 इंड्यूस्ड हो रहा है ये मान लेते हैं आपका 200 वोल्ट हो रहा है। तो मैं लिखूंगा ना ऐसे कि 1000 टर्न के लिए, 1000 जब टर्न था मेरा, 1000 टर्न था, तो यहाँ पे EMF कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, 200 वोल्ट। तो ओवरऑल अगर मैं 1 टर्न यानी पर टर्न की अगर बात करूँ, पर टर्न वोल्टेज की अगर बात करूँ, कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 1000, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, समझ में, यानी इतना वोल्ट पर टर्न में जो मेरा EMF इंड्यूस है कितना हो जाएगा, 1/5 वोल्ट के बराबर होगा, समझ में। और यही चीज़ सेकेंडरी में भी आपका क्या आएगा, इतना ही आएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था वहाँ पे, तब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं कैसे होता है। तो देखिए ये हम लोग का प्राइमरी साइड का EMF का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं E1 डिवाइडेड बाय N1 को इधर ले आ रहा हूँ तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पर टर्न वोल्टेज हो गया। कैसे, अभी जस्ट मैंने लिखा ना न्यूमेरिक वैल्यू में कि 1000 टर्न था, 1000 टर्न पे आपका 200 वोल्ट था, है ना, और 1000 टर्न को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, N1 बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, N1 यानी 1000, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीके से E1 बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ। तो एक टर्न की अगर बात करें, एक टर्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1000, या फिर कहिए E1, टोटल वोल्टेज E1 था डिवाइडेड बाई टोटल टर्न क्या हो जाएगा, N1 के बराबर होगा, समझ में। तो E1/N1 क्या होता है, ये पर टर्न वोल्टेज होता है, समझ में। तो वही है कि E1 इधर था, E1 को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, N1 को उधर से यहाँ पे पकड़ के ले आया, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इधर 4.44 5x यानी मैक्सिमम, मतलब फ्लक्स जो होता है कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी भी आपका एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए ये कांस्टेंट, तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं आप भाई, इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, समझ में आया। अब इसी तरीके सेकेंडरी के लिए निकालिए, E2 N2 को इधर लेकर के आ रहे हैं, ये क्या हो गया, पर टर्न वोल्टेज हो गया, किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। तो इधर क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 4.44, ये हो जाएगा आपका F, है ना, और 5x। तो ओवरऑल देखिए प्राइमरी साइड में भी जो आपका पर टर्न वोल्टेज आ रहा है इसमें क्या 4.44 है, सेकेंडरी में भी 4.44 है, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर भी फ्रीक्वेंसी, इधर 5x, इधर भी 5x है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का जो पर टर्न वोल्टेज होता है वो सेम होता है भाई, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, अब देखिए हम लोग को ये भी पता है, अभी हम लोगों ने लिखा ना, जो पर टर्न वोल्टेज है यहीं पे रहता है, पर टर्न वोल्टेज जो है आपका सेम है, E1/N1 इक्वल टू इतना, E2/N2 इक्वल टू इतना। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है भाई, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है। तो हम लोग ये बराबर ये कर लें भाई, ये बराबर ये कर सकते हैं ना, 4.44 5x इंटू एफ बराबर, इसका लिख देता हूँ 4.44 f इंटू 5x। तो हम लोग को पता है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू E1/N1, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है E2/N2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ E1 मतलब वोल्टेज एक साइड रख ले रहे हैं, E1 E2 इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा N1/N2, समझ में आया। ये आ गया मेरा एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, E1/E2 इक्वल टू N1/N2। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और कल ही वाले सेशन में जो फर्स्ट लेक्चर दिया उसमें बताया था मैंने आपको कि पावर जो होता है मेरा कांस्टेंट होता है। प्राइमरी साइड की अगर पावर की बात करें, प्राइमरी साइड के पावर की अगर बात करें भाई, तो मान लेते P1 है, तो इधर क्या हो जाएगा V1 इंटू I1, है ना। तो मैंने बताया कि पावर आपका कांस्टेंट होता है, जो आपका प्राइमरी साइड में होगा वही आपका सेकेंडरी साइड में भी होता है। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे बताया था मैंने कि V1 जो होता है आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है I1 के ऊपर। और वही V2 के लिए उधर आपका P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू I2। तो ये कांस्टेंट हो गया यानी K के बराबर है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं V2 जो होगा मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, I2 के ऊपर। ओके, तो ओवरऑल करंट को भी अगर आपको इसी में घुसाना है तो ओवरऑल कह सकते हैं ये जो मेरा E1 है, और अभी जस्ट बताया E1 अप्रॉक्सीमेटली V1 के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग V1/V2 भी कह सकते हैं। और अभी जस्ट बताया V1
और I1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप V1 को यहाँ पे लिख रहे हैं तो I1 को कहाँ लिखना पड़ेगा, I1 को इधर ना लिखे यहीं पे लिखे, नहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज आएंगे। I1 को नीचे लिखिए और V2 के लिए I2 को ऊपर लिखिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ठीक है। और इन सबका जब आप रेशियो ले जाते हैं कांस्टेंट वैल्यू है जो हम लोग बोलते हैं K। तो इतना कॉन्सेप्ट भाई काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से एक तरीके से आता है। आप सारी चीज़ को मिटाते हैं हम लोग और फिर से हम लोग अपने MCQs के ऊपर आते हैं। कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये सब MCQs को सॉल्व करने से पहले, ओके। तो ओवरऑल देखिए ये हो गया था, ये भी हो गया था। अब हम लाते हैं 21 नंबर पे, बोलते हैं व्हाट इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट आपको बताना भाई, ठीक है। तो हम लोग को पता ऑलरेडी 20 kV है, तो सेकेंडरी साइड में पावर यही होगा, है ना। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। सेकेंडरी साइड का जो पावर होगा क्या होगा, P2 इक्वल टू V2 इंटू I2। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई V2 दिया हुआ है कितना, V2 दिया मेरा 200, ठीक है। P2 मेरा 20 kV यानी 20 गुना 1000, V2 नीचे आ जाएगा यानी 200 और ये मस्ट भी इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये फुल लोड सेकेंडरी करंट, इसको सॉल्व कर लिए 2 0 कट जाएगा, ये 5 बार में यानी 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है व्हाट इज द फुल लोड प्राइमरी करंट। अब फुल लोड प्राइमरी करंट बताना भाई, तो प्राइमरी करंट के लिए फिर से आप लगा लीजिए यही वाला फॉर्मूला कि जो P1 होगा ये क्या होगा V1 इंटू I1 के बराबर होता है। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 यानी 20 गुना 1000, पावर दोनों तरफ सेम होता है, डिवाइडेड बाई V1 कितना मेरा 2000, समझ में कट जाएगा 2 बार में और ये 10 एम्पियर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है भाई, बोल रहा है द नो लोड रेशियो ऑफ अ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज इतना, ठीक है। मतलब रेशियो छोड़ दीजिए, बस आप समझिए कि मेरा प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है ये मेरा 6000 वोल्ट और ये 6000 वोल्ट को किस में यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा भाई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया आपका 50 हर्ट्ज। आगे बोलता है द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स यानी 5x का वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ पे 0.06 वेबर। बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। तो हम लोग ऑलरेडी पता है EMF इक्वेशन, ठीक है। जो E1 होता है, E1 क्या होता है भाई 5x इंटू 4.44, आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F इंटू N1। तो यहाँ से N1 मैं निकाल सकता हूँ। E1 का वैल्यू मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पता है इतने के बराबर होता है, 6000 भाई। E1 की जगह V1 पुट कर सकते हैं ना, डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका 5x का वैल्यू दिया हुआ आपका ऑलरेडी 0.06 इंटू 4.44, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ 50। तो ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका 450 आ जाएगा भाई, ठीक है। N1 जो होगा आपका 450 हो जाएगा। बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी टर्न, ठीक है। N2 का वैल्यू बताना है। तो N2 के लिए आप क्या करेंगे, N2 के लिए क्या करेंगे भाई, N2 के लिए भी यही कर सकते हैं, यही वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5x इंटू 4.44 इंटू F इंटू N1, ठीक है, सॉरी N2। तो यहाँ से N2 निकल जाएगा आपका। नहीं तो फिर अल्टरनेट मेथड आप देख सकते हैं शॉर्टकट वे में कि हम लोग को ऑलरेडी पता है V1 V2 पता है और N1 पता चल ही गया 450, ठीक है। तो N2 निकल जाएगा। तो इक्वेशन लाते E1 बटा E2 इक्वल टू हो जाएगा N1 बटा N2। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से मेरे को किसका चाहिए वैल्यू, N2 का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका E2 इंटू N1 डिवाइडेड बाई E1। E2 मेरा दिया यहाँ पे कितना, E2 दिया हुआ था मेरा कितना भाई, E2 है 250, N1 मेरा आया 450 और E1 कितना था मेरा यहाँ पे, E1 था मेरा यहाँ पे 6000, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लिए 1 2 3, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो सॉल्व कीजिएगा भाई तो आ जाएगा आपका N2 कितना आएगा, पॉइंट में आएगा फ्रैक्शन में, लेकिन ओवरऑल मान के चल सकते हैं 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 19 आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई 20 टर्न आयरन कोर इंडक्टर, ठीक है। यानी एक मेरे पास आयरन का कोर है, ये दिखा देते हैं। इस पर मैंने 20 टर्न्स का एक कॉइल लपेटा हुआ है और इसको मैंने जोड़ रखा है AC सोर्स से, 100 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी पकड़ के आपको बता देना भाई कि ये मेरा AC सोर्स है, ठीक है। अब बोलता है इसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी सेटअप हो रहा है B इक्वल टू दिया हुआ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे बोलता है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग को पता ऑलरेडी जो हम लोग का B होता है, B बराबर होता है 5 बाई एरिया, समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए भाई, या फिर कहिए हम लोग को ये पता ना ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भाई 1000 बार बता रखा है B इंटू एरिया इंटू कॉस फाई होता है यहाँ पे, यानी कॉस थीटा होता है। थीटा जहाँ पे क्या एंगल बिटवीन B एंड एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए मान लेते हैं B इधर ही जा रहा है ना भाई, इसमें करंट या तो इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ऐसे जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड
जो बी का डायरेक्शन होगा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एरिया ये है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको भी क्या ले लेंगे, इसी के डायरेक्शन में ले लें, तो दोनों के क्या हो, थीटा मेरा 0 हो जाएगा। या फिर कहीं करंट अगर आप ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं ऐसे, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा बी का डायरेक्शन, तो एरिया को भी इधर ही ले लेंगे, है ना। तो ओवरऑल थीटा हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको फार्मूला लगाना है बी इक्वल टू फाई बाई एरिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रॉपर जो फार्मूला होता है फाई का फ्लक्स का ये होता है बी इंटू एरिया कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो। तो हमेशा ट्रांसफॉर्मर के केस में आपका जो एरिया वेक्टर और बी का डायरेक्शन होगा हमेशा लगभग हर ज़्यादातर केसेस में क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 ही होगा। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ओवरऑल सिर्फ से बचेगा फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं बी इक्वल टू फाई बाई एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा फाई बाय बी। अब क्वेश्चन में जो दिया है बी मैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बी मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, तो बी मैक्स यानी सीधी सी बात अगर ये मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू के साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फाई मैक्स भी मेरे को मतलब फाई का वैल्यू मैक्सिमम डालना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं फाई मैक्स कैसे निकलेगा। फाई मैक्स का वैल्यू मेरे को चाहिए, बी मैक्स तो दिया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कैसे निकलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पता है भाई, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये इंडक्टर अपने आप में क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो E1 होगा इसका रिलेशन ये होगा 4.44 फाई मैक्स एफ इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को फाई मैक्स चाहिए, तो फाई मैक्स क्या हो जाएगा, ई मैक्स कितना है आपका, मतलब E1 कितना 100 डिवाइडेड बाय 4.44 और एफ मेरा यहाँ पे 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 20 दिया होता है। सो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फाई मैक्स का वैल्यू बताता हूँ भाई कितना आएगा, 1 मिनट बस। आपका सॉल्यूशन यहाँ पे करा हुआ ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर है 20, ओके। क्वेश्चन नंबर कितना भाई 25 है ना, 24। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं किया हुआ डाला हुआ, ये आ जाएगा ओवरऑल। देखिए कट कर देते हैं हम लोग, मतलब जो भी है फाई का वैल्यू है, ठीक है। इस फाई का वैल्यू को उठा करके आप क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए, और बी मैक्स कितना था 1, तो 1 से डिवाइड तो वही आएगा वैल्यू, यानी ओवरऑल इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसको ऑप्शन कितना आ रहा है भाई, इसका ऑप्शन आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन बोलता है भाई यहाँ पे कोर का एरिया बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोलते हैं, द कोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ 1600 kVA जो कि 6600 वोल्टेज को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है 50 हर्ट्ज सिंगल फेज कोर टाइप पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ हम लोग का। पावर दिया हुआ है 1600 kVA मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, VA में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। V1 आपका दिया हुआ है 6600 वोल्ट, V2 आपका दिया हुआ है 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बुक का सहारा लेता हूं मैं। बोलता है द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड द इंड्यूस्ड वोल्टेज पर टर्न 30 वोल्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है आपका 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर और वोल्ट मतलब पर टर्न जो दिया हुआ है पर टर्न वोल्टेज, ठीक है भाई। V1/N आप कह सकते हैं या फिर E1/N कह सकते हैं, ये दिया आपका 30 वोल्ट, ठीक है। मतलब एक सिंगल टर्न्स में जो आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो आपका 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोलते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एरिया बताना है, कोर का एरिया बताना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखा था कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, अभी B इक्वल टू फाई बाई एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, फाई बाई B हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू दिया है फ्लक्स डेंसिटी का, तो यहाँ पे फाई भी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरे को सबसे पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए कैसे निकलेगा। हम लोग अगर यहाँ पे प्राइमरी साइड में E1 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 4.44 फाई मैक्स एफ इंटू यहाँ पर हो जाए N1, तो यहाँ से हम लोग चाहिए फाई मैक्स, तो फाई मैक्स इक्वल टू अगर हम लोग इधर देखें क्या हो जाएगा E1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू एफ इंटू N1, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए नंबर ऑफ टर्न्स तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कहीं मेंशन नहीं किया भाई। E1 तो मेरे को पता है, E1 मेरा ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। F भी दिया 50 हर्ट्ज चीज़ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो N1 कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, हम लोग को पता है कि E1/N1 क्या है, E1/N1 मेरा पर टर्न
वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक टर्न में कितना वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये आपको दिया हुआ है। तो ऑलरेडी E1/N1 की जगह हम लोग का यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट। और अगर आप बोलते कि आपने प्राइमरी के लिए ही क्यों लिया, भाई सेकेंडरी के लिए लगा लीजिए। E2 इक्वल टू आप सेम फॉर्मूला लगाइएगा तो वहाँ पे क्या E2/N2 हो जाएगा, समझ में आया। ये इसके लिए भी क्या हो जाए 30 वोल्ट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्राइमरी साइड में अगर आप देखेंगे पर टर्न वोल्टेज, या फिर कहिए सेकेंडरी साइड में देखेंगे पर टर्न वोल्टेज, तो दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इस मतलब सेकेंडरी साइड वाला इक्वेशन को भी लगा करके सेम वैल्यू ही आएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतने की जगह मैं 30 लिख सकता हूँ, बाकी सब आपका 4.44, फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे 50 हर्ट्ज डाल देंगे तो ये मेरा 5x आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो 3 to 6 यानी 60 डिवाइडेड बाय 4.44 आ जाएगा। ये मेरा हो गया 5x। और बीमैक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4.44 और ये आ जाएगा 1.2 वेबर। तो उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा भाई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा इसमें कितना, और देखिए जो आएगा आपका वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू कितना आएगा बता दे रहा हूँ मैं। ये आएगा आपका, क्योंकि सब में आपने ऐसा यूनिट लेके चला है ना, तो ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में भाई, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा ये आएगा आपका, कहाँ गया, ठीक है, ये आएगा आपका 0.1126 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो 2 बार को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा मल्टीप्लाई करके तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है भाई एक मेरे पास आयरन कोर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। बोलता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है। अब बोल रहा है भाई सेकंड केस में कि ये जो आयरन कोर था इसको मैं रिप्लेस करके क्या कर रहा हूँ, सिलिकॉन स्टील का कोर डाल दे रहा हूँ। तो सिलिकॉन स्टील का कोर डालेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मेरा फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है अभी समझाऊंगा। फ्लक्स डेंसिटी जो है मेरा 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। आगे बोलता है टोटल फ्लक्स जो है अभी भी वही है पुराना वाला, और व्हाट इज द रिडक्शन इन द वॉल्यूम एक्सप्रेस द परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिए। BH कर्व अगर आपने पढ़ा होगा ना, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे, या फिर ऐसे समझिए। फर्स्ट केस में बोला कि मैंने आयरन कोर यूज़ किया हुआ है, ये मान लेते हैं आयरन कोर है भाई, और आयरन कोर के चलते जो आपका ट्रांसफार्मर का जो साइज आ रहा है ये इतना बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से समझिए आपका। और जैसे ही मैंने आयरन कोर को हटा के, ये मेरा क्या है आयरन कोर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ सिलिकॉन कोर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो साइज़ है ये छोटा हो जाएगा, इस तरीके से छोटा हो गया। अब क्यों छोटा होगा समझ में आएगा आपको। बाकी सब जो है आपका सेम है। सेम कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे होंगे वही सप्लाई इसमें भी दे रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो भी यहीं पे, यहाँ पे सब मतलब सब चीज़ सेम है। बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कोर को हटा के, आयरन कोर को हटा के सिलिकॉन कोर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन SI कोर लिख दे रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे साइज डिक्रीज हुआ था। क्यों डिक्रीज हुआ समझिए भाई। हम लोग को पता है भाई, अगर यहाँ पे सेम वोल्टेज है, सेम नंबर ऑफ टर्न है, और यहाँ पे अगर आपका जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कितना है आपका 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल समझिए यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा होगा E1 को ऑलरेडी बताया मैंने आपको। और यहाँ पे अगर हम लोग 5x की बात करें, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा Bmax इंटू एरिया, समझ में आया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ओवरऑल समझिए जो E1 इंड्यूस्ड हो रहा होगा E1 ये कितने पे होगा 4.44, यहाँ पे आपका 5x, और 5x इटसेल्फ किस पे डिपेंड करा Bmax इंटू एरिया पे, ओके, इंटू मतलब समझिए ना, या फिर ऐसे समझिए भाई बीच का से समझिए। छोटा क्यों होता है मैं समझाना चाहता हूँ, कोर का साइज़ छोटा क्यों होगा समझिए। या फिर कहिए यहाँ पे जब आयरन कोर रखा तो फ्लक्स डेंसिटी इतना बन रहा था, है ना, सेम सप्लाई पे, और जब मैंने सिलिकॉन कोर रख दिया तो सिलिकॉन कोर रखते ही क्या है, सेम सप्लाई पे आपका फ्लक्स डेंसिटी कितना बना 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्यों बढ़ गया अपने आप, क्यों बढ़ गया, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, BH कर्व पड़ गया, ये हो गया मेरा H, ये हो गया मेरा B। तो ओवरऑल पहले आयरन के लिए समझा रहा हूँ। तो आयरन के लिए समझिए, मान लेते हैं मैंने अभी जो करंट है अभी मैंने दिया है 5 एम्पियर, ठीक है भाई। ये क्या होता है NI/L होता है, ठीक है। तो N कौन सा है, L कौन सा, I पे डिपेंड कर रहा है। तो I मैंने बोला 5 एम्पियर दिया, मतलब H मैंने मान के चलिए H 5 एम्पियर दिया, ठीक है। तो 5 एम्पियर के हिसाब से मान लेते हैं ये भी फ्लक्स डेंसिटी ये कुछ इस तरीके से जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका BH कर्व बनता है। तो ओवरऑल समझिए कि 5 एम्पियर जब दिया तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी इतना बन रहा है, ठीक है, समझ में आया।
कुछ और करंट देंगे तो कुछ और बनेगा, समझ में? फिर 2 एम्पियर पे मेरा फ्लक्स इतना बन रहा था, है ना, ऐसे ऐसे समझिए। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे सिलिकॉन के लिए बात करें तो सिलिकॉन का जो ग्राफ बनेगा भाई, BH कर्व जो बनेगा, जो BH कर्व बनेगा H वर्सेस B, तो 5 एम्पियर पे अगर ये मान लेते इतना फ्लक्स बना रहा था, इतना फ्लक्स, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये ज़्यादा एक तरीके से ऐसे खड़ा बनेगा, समझ में आया? खड़ा बनने का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे जाएगा, नैरो बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एम्पियर पे, यहाँ पे सेम अगर कंपेयर कर 5 एम्पियर पे क्या हो जाएगा, इसका जो फ्लक्स बनेगा ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बनेगा, समझ में? अगर एक ही ग्राफ को मैं सेम एक्सेस पे दिखाऊँ, यहाँ पे सेम एक्सिस पे अगर दिखाऊं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाता है ऐसे खड़ा करके, तो ओवरऑल देखिए इतना ही करंट पे क्या हो रहा है, इतना फ्लक्स बना दे रहा है, ठीक है? समझिए इस चीज़ को ना, ये ज़्यादा एक तरीके से चौड़ा बनता है, मतलब रेक्टेंगुलर ज़्यादा होता है ये, लेकिन ये क्या होता है, नैरो होता है। नैरो बनने के चलते क्या, अगर मैं स्लोप से दिखाऊँ, ये मेरा स्लोप मान लेता आयरन के लिए था, ठीक है, और ये वाला जो स्लोप होगा ये मेरा क्या सिलिकॉन के लिए होगा। तो ओवरऑल देखिए 5 एम्पियर ये दिया मैंने दोनों में, क्योंकि सप्लाई दोनों में सेम रखना है। तो 5 एम्पियर पे फ्लक्स डेंसिटी कितना बना रहा है, B है, ये मेरा H है, तो 5 एम्पियर पे इतना ही बना रहा है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है? ये मान लेते कुछ भी हो सकता है, 2 वेबर कुछ भी हो सकता है। और वही सिलिकॉन जब यूज़ किया तो 5 एम्पियर पे कितना हो जाएगा, देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा बना ले रहा है, इतना बना ले रहा है, क्लियर हुआ? तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पे कि सेम सप्लाई पे अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया और सिलिकॉन डाल दिया तो सिलिकॉन का क्या एक तरीके से यहाँ पे नैरो बनता है ग्राफ। तो ऐसे मैं हिंट दे के ही समझा सकता हूँ भाई, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि B मेरा बढ़ गया है ना, B मेरा बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, समझिए B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू 5 बाई एरिया होता है, समझ में? तो एरिया बढ़ गया तो ऑटोमेटिक, सॉरी B बढ़ गया, सिलिकॉन यूज़ करने तो ऑटोमेटिक एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला भी तो आपका वैलिड होना चाहिए, समझ में आया? तो ओवरऑल देखिए कैसे बनेगा। तो फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे E1 की बात करें तो E1 क्या हो जाएगा, 4.44 5x यहाँ पे n, क्योंकि सब में नंबर ऑफ टर्न सब चीज़ सेम है, ठीक है, F। तो ओवरऑल देखिए ये जो फ्लक्स है इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 5x इक्वल टू, भी जस्ट बताया मैंने, क्या हो जाएगा, Bmax इंटू एरिया लिख सकते हैं, Bmax इंटू एरिया। तो ओवरऑल ये इक्वेशन हो जाएगा 4.44, ये हो जाएगा Bmax इंटू एरिया इंटू n इंटू F। तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता हूँ Bmax इंटू एरिया, बाकी क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4.44, ये हो जाएगा आपका n इंटू F, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। और ये केस 1 के लिए मैं काम कर रहा हूँ, केस 1। अब केस 2 के लिए अगर देखें, केस 2 के लिए फिर से हम लोग यही इक्वेशन लिखें, अगर भाई इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, E1 इधर ही मान लेते हैं, इसका प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.44 5x, अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, Bmax इंटू एरिया इंटू आपका n इंटू F हो जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, Bmax इंटू एरिया मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय 4.44, ये हो जाएगा n इंटू F। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये दोनों ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न सेम है, प्राइमरी का N1 कर लेते ज़्यादा बेटर हो जाएगा, यहाँ पे भी N1 कर लीजिए, ओके? नंबर ऑफ टर्न सेम है, ठीक है, यानी दोनों में सेम है। फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज़ पे, तो ये भी 50 हर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, और E1 जो होगा आपका इंड्यूस्ड वो दोनों में सेम होगा, समझ में? तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ये मेरा वैल्यू क्या है, दोनों केस के लिए, इस ट्रांसफार्मर के लिए और इस ट्रांसफार्मर के लिए, दोनों के लिए सेम है भाई आपका, समझ में आया? इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, यानी इसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू सेम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, समझ में आया? तो अगर आपने इसको वैल्यू कांस्टेंट मान लिया तो ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा Bmax होगा ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के ऊपर, क्योंकि भाई एरिया को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन से देखिए ना, इसको अगर मैंने K मान लिया ओवरऑल ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, Bmax इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा K डिवाइडेड बाय एरिया, समझ में? और इस K को अगर मैं नहीं लिखूँ तो क्या लिखूँ, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल सिंबल हो जाएगा A बाय, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के ऊपर, समझ में? इस चीज़ को समझिए आप। और ऐसे नहीं समझ आ रहा तो प्रॉपर वे में लिखते हैं कि यहाँ से अगर मैं Bmax की बात करूँ या फिर एरिया की बात करते हैं, एरिया लिख लेते हैं, एरिया, क्योंकि एरिया से हम लोग एरिया इधर रन देते हैं, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा ये K, क्योंकि इसका वैल्यू मैंने K मान रखा है, K डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा Bmax, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे भी देखिए इधर क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लेते एरिया A1 है, ये मान लेते एरिया A2 है, ठीक है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, इसका भी वैल्यू मैंने K मान रखा है, K डिवाइडेड बाय Bmax, है ना? और ये K का वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो K को कंसिडर करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है? क्योंकि दोनों में आपका सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है? हो जाएगा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओवरऑल K का मैं यहाँ पे 1 मान के चल सकता हूँ, K लेके चलना कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है? ये Bmax का वैल्यू कितना है 0.8,
ओके 0.8, और इसमें कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1.2 है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, कैल्शियम अगर डालेंगे हम लोग, कहाँ गया कैल्शियम, 10/8 हो जाएगा ना, 10 डिवाइडेड बाय 8, यह आ जाएगा 1.25, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.2, यह आ जाएगा भाई 0.83। ओके, तो ओवरऑल देखिए फर्स्ट केस में मेरा ये अपने आप में जो एरिया आ रहा है 100% होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि 1.25 जो एरिया था ये मेरा 100% था। तो एक की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 100% डिवाइडेड बाय 1.25, मेरे को निकालना कितने पे है, 0.83 पे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, कैल्शियम में डाल के सॉल्व करता हूँ, 100 इंटू 0.83 डिवाइडेड बाय 1.25, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 66.4%। ठीक है, यानी पहले 100% था कब, जब मेरा Bmax का वैल्यू कितना था, 0.8 था, और जब मैंने Bmax का वैल्यू कितना रखा 1.2 रखा तो एरिया कितना बढ़ गया, एरिया कितना हो गया आपका, सिर्फ और सिर्फ 66.4%। तो पहले 100% था एरिया, और अब सिर्फ और सिर्फ इतना, तो एरिया में डिक्रीमेंट कितना हुआ, कमी कितना हुआ। कमी के लिए क्या करेंगे, 100% में से कितना माइनस कर दें, 66.4 माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल माइनस कर देता हूँ, यह आ जाएगा भाई 33.6%। ठीक है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 33.5% का कमी आ जाएगा एरिया में। तो जो आपका ओवरऑल ऑप्शन है यानी 33% हो जाएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल ऑल राउंड फिगर ये लेकर के चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई यहाँ पे अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न। ठीक है, N1 की बात हुई है यहाँ पे, ये है आपका 400, N2 दिया हुआ है 1000। बोलता है द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, नेट एक होता है ग्रॉस। अभी हम लोग स्टैकिंग फैक्टर की भी बात करेंगे, वहाँ पे मैं इसके ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, नेट क्या होता है ग्रॉस क्या होता है भी समझ में आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, आगे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसा यूनिट में चेंज करनी, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोलता है इफ़ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, V1 दिया हुआ है 500 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज। बोलता है द पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, Bmax आपको बताना है, ये क्या होगा, पीक मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को पता है भाई Bmax इक्वल टू क्या होता है, 5 बाय एरिया, मैक्स है तो 5max लिखेंगे, और यहाँ पे एरिया लिख देंगे। तो एरिया मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया की जगह मैं पुट कर देता हूँ यहीं पे 60 गुना 10⁻⁻4। अब मेरे को 5max निकालना था, 5max हम लोग निकाल लेंगे, ये मैं इक्वेशन से डायरेक्ट लिखता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका E1 डिवाइडेड बाय, भाई वही वाला इक्वेशन है, E1 इक्वल टू क्या होता है 5max इंटू 4.44 इंटू N1 इंटू F1, समझ में आया, यानी F। तो और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5max इक्वल टू क्या, E1 डिवाइडेड बाय 4.44, और E1 का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है ना, E1 मतलब V1 के बराबर होगा, 500 दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे लिख देता हूँ 500, ये हो जाएगा। N1 दिया मेरा ऑलरेडी, N1 कितना मेरा 400, ओके, और F मेरा ऑलरेडी दिया हुआ 50। ठीक है, तो 5 का वैल्यू आ गया, 5 का वैल्यू यहाँ पे रख के आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, Bmax का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो काट ही लेते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, और ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा भाई। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू कितना हो जाएगा 40। तो इसको सॉल्व कीजिए, 5max वैल्यू इसको डिवाइड कर देना होगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कितना होगा इसका आंसर देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है, 28 का, क्योंकि हम लोग को भाई 39 तक सॉल्व करना है ना, तो ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, बस मैं स्टेप बता रहा हूँ। यह सेकंड आंसर। ठीक है, 0.94। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके डिवाइड कर दिया, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द क्वेश्चन व्हाट इज द वोल्टेज इनटू द सेकेंडरी। ठीक है, E2 का वैल्यू बताना है, तो भाई E2 ऐसे निकल जाएगा। E2 कैसे निकलेगा, देखिए N1 N2 दिया, V1 पता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगा लेते हैं, E2 बटा E1 इक्वल टू हो जाएगा N2 बटा N1। यहाँ से आप निकाल लीजिए किसका वैल्यू, E2 का वैल्यू पूछा है ना, सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, E1 इंटू N2
डिवाइडेड बाय आपका N1, तो आपका E1 दिया हुआ था 500, N2 कितना है आपका 1000 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, कट जाएगा। इसको काट देते हैं 5, ये 2, ये हो जाएगा 250, 250 गुना 5 करेंगे तो 1250 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है भाई अ सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, कोर टाइप दिया है, और बोलता है हैज़ स्क्वायर कोर्स, ठीक है, स्क्वायर कोर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर साइड्स। देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर तो इस तरीके दिखा देता है, तो इसमें पतला पतला पत्ती कटा हुआ होगा ना, समझ में आया। तो ये स्क्वायर शेप दिया हुआ है कोर, स्क्वायर शेप का एक साइड दिया कितना 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल्स। तो ओवरऑल अगर हम लोग एरिया की बात करें, ये पूरे कोर की एरिया की बात करें कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2 to 4 यानी 400 गुना 10 का पावर -4 करना पड़ेगा मेरे को। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि जब 20 गुना 20 का तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो मेरे को ऐसा ही नहीं जाना ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर स्क्वायर में, तो क्या कर रहे हैं 400 गुना 10 -4 तब जाके मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया आया समझिए अभी यहाँ पे, क्योंकि स्टैकिंग फैक्टर दिया हुआ, स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है इसको समझिए आप पहले। स्टैकिंग फैक्टर का मतलब होता है भाई, स्टैकिंग फैक्टर का मतलब होता है, नीचे में लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, क्योंकि अब इस फिगर का हम लोग को नीड नहीं है, ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको। स्टैकिंग फैक्टर इक्वल टू होता है, नीचे में लिखते हैं ग्रॉस या फिर कहिए टोटल, ठीक है, टोटल ग्रॉस या फिर टोटल एरिया ऑफ द कोर, और ऊपर में लिखा होता है इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव या फिर कहिए एक्चुअल एरिया ऑफ द कोर, या फिर कहिए इफेक्टिव या नेट भी लिख सकते हैं भाई, नेट, ठीक है, नेट एक्चुअल इफेक्टिव एरिया ऑफ द कोर। इसका क्या मतलब होता है समझिए। देखिए भाई आपने पढ़ा होगा ईडी करंट, ठीक है, और ईडी करंट के चलते जो लॉस होता है उसको बोलते हैं ईडी करंट लॉस, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए कि हम लोग को ईडी करंट मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेशन यूज़ करना पड़ता है। लैमिनेशन यूज़ करने का मतलब क्या है, जैसा आप इमेजिन कीजिए कि आपने जो ये कोर बनाया है, ये कोर आपका क्या होगा, इसको थोड़ा सा 3D में दिखाओ ऐसे, तो ये कोर जो होता है भाई, ओके, ठीक है, ऐसे समझिए कोर है। तो ये जो कोर होता है सॉलिड नहीं होता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका पतला पतला पत्ती बना के काटते हैं ना, पत्ती होता है इसमें छोटे छोटे, क्लियर हुआ। तो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा भाई। और ये सारा का सारा पत्ती क्या होता है, एक दूसरे पे चिपकाए हुए होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सॉलिड पीस लेते, ये कोर ऐसे पतला पतला पत्ती ना बना के सॉलिड पीस लेते, तो ओवरऑल सॉलिड पीस का जो एरिया होता, समझ में आया, सॉलिड पीस का ये पूरा एरिया ये होता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, कैसे समझाऊं भाई। देखिए फर्स्ट केस में समझिए, मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक रुपए का 10 कॉइन है, ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे एक रुपए को ऐसे चिपका दे रहा हूँ, मतलब चिपका नहीं रहा हूँ, एक के ऊपर एक रख दे रहा हूँ भाई, ऐसे एक के ऊपर एक रख दे रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। और सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट कॉइन को रख रहा हूँ, सेकंड कॉइन को रखने के लिए फिर क्या कर रहा हूँ, बीच में एक इंसुलेशन डाल रहा हूँ। इंसुलेशन डाल रहा हूँ, मान लो फेविकोल डाल दे रहा हूँ, एक लेयर फेविकोल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फेविकोल का भी कुछ ना कुछ थिकनेस आ गया होगा ना इस पूरे एरिया में, हर एक कॉइन के बीच में फेविकोल डाल दिया आपने भाई, तो फेविकोल के चलते कुछ ना कुछ तो थिकनेस बढ़ा होगा, और थिकनेस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एरिया होगा, अगर आप यहाँ पे नेट एरिया की बात करें तो पहले वाले जब आपने फेविकोल यूज नहीं किया था उसके मुकाबले यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे समझिए ट्रांसफार्मर को कोरिलेट कीजिए इसी से, कि ट्रांसफार्मर के हर एक पत्ती के बीच में आपने इंसुलेशन किया हुआ है, ठीक है। उस इंसुलेशन के चलते क्या होता है, एक्स्ट्रा थिकनेस आ जाता है, ठीक है। तो नीचे में हम लोग लिखेंगे टोटल या फिर कहिए ग्रॉस एरिया ऑफ कोर, मतलब क्या हुआ, इसमें जो पतला पतला पत्ती काटा हुआ है, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो इंसुलेशन है, जो वार्निश का आपने पेंटिंग किया हुआ, उसको जो लेयर चढ़ाया हुआ है, उसके चलते जो थिकनेस बढ़ा वो भी इसके अंदर कंसीडर होता है, समझ में आया।
लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे इफेक्टिव एरिया देखना, मतलब नेट एरिया देखना। तो नेट एरिया किसके चलते देखने को मिलेगा? जो सिर्फ और सिर्फ लोहे का पत्ती है, जो आयरन पत्ती डाला है, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये होता है मेरा स्टैकिंग फैक्टर। तो नीचे में क्या है मेरा, ये टोटल, ये हमेशा क्या होगा, ग्रॉस एरिया आपका हमेशा बड़ा होगा, मतलब डिनोमिनेटर मेरा हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर से। तो ओवरऑल इसका जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है कि ग्रॉस एरिया और ये एरिया एक ले लिया तो 1, या फिर कहिए 1 तो पॉसिबल है नहीं ना प्रैक्टिकल लाइफ में। आपके इंसुलेशन के चलते क्या होगा, कुछ ना कुछ थिकनेस बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ग्रॉस एरिया कुछ अलग होगा, नेट एरिया फिर इफेक्टिव एरिया फिर एक्चुअल एरिया बोलिए हमेशा इस वाले वैल्यू से कम ही होगा। यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर जो होगा भाई मेरा हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्लियर हुआ? और एक चीज देखिए, अगर आपको इफेक्टिव एरिया चाहिए या फिर नेट एरिया चाहिए, क्योंकि नेट एरिया के चलते ही हम लोग को देखना है कि ईएमएफ कितना बन रहा है मेरा। ठीक है, तो नेट एरिया अगर आपको चाहिए भाई, तो नेट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? इसके नीचे कुछ नहीं, 1 छुपा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मेरा जो नेट एरिया आएगा, नेट एरिया जो आएगा कोर का, ये क्या हो जाएगा, जो स्टैकिंग फैक्टर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया आपका क्वेश्चन में 0.9, उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या मेरे को, टोटल जो एरिया होगा या फिर जो ग्रॉस एरिया होगा उसके साथ। ठीक है, समझ में आया? तो अब जाके मेरा नेट एरिया मतलब क्या, जो सिर्फ और सिर्फ आयरन के पत्ती के कारण जो मेरा एरिया बन रहा है वो हम लोग को कंसिडर करना होता है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे सब चीज मिट गया है। ठीक है, ओवरऑल मिटा देते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोलता है द वोल्टेज इंड्यूस्ड पर टर्न। ठीक है, पर टर्न बोल रहा है। तो पर टर्न कहने का मतलब क्या, पर टर्न कहने का मतलब क्या भाई? ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस्ड पर टर्न कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से समझाता हूं। यहाँ पे एरिया जो मैंने निकाला, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा 20 × 20 यानी 400 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर मेरा टोटल एरिया हुआ। नेट एरिया अगर मैं निकालूं यहाँ पे, नेट एरिया, ठीक है, मेरा ग्रॉस एरिया था। नेट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 400 × 10 का पावर -4 को किससे, स्टैकिंग फैक्टर से, यानी जो कि 0.9 दिया हुआ है। ओके, मेरा नेट एरिया हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है द वोल्टेज इंड्यूस्ड पर टर्न। तो पर टर्न वोल्टेज कैसे हम लोग निकालेंगे, ये होगा आपका E2/N1 या फिर कहीं N2 या फिर कहीं इसी को हम लोग बोल देंगे E1/N1। समझ में आया? और इसका रेशियो हम लोग को पता है कितने के बराबर होता है भाई, कितने के बराबर होता है, ये कहाँ से आता है पहले समझिए। हम लोग को इक्वेशन पता है, E1 ही मान लेते हैं। E1 इक्वल क्या होता है 4.44 5x × N1 × F। तो और अगर मैं इसको लेकर के इधर आ जाऊँ तो E1/N, यही क्या है, यही तो आपको निकालना है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज। ठीक है, इंड्यूस्ड पर टर्न। ठीक है, समझ में, यही तो निकालना है। तो ओवरऑल N1 को इधर ले आते, इधर क्या बचेगा, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा ना, 4.44 5x के क्या लिख सकते हैं हम लोग, Bmax × एरिया। कौन सा एरिया, यहाँ पे नेट या फिर इफेक्टिव एरिया। ठीक है, और × हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, भाई Bmax का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 1 वेबर/मीटर²। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। 30 का आ जाएगा, कितना है, 30 ही है ना, थर्ड आंसर। ठीक है, 8 वोल्ट आ जाएगा। अब आता है आगे, बोलता है भाई फिगर दिया हुआ है, बोलता है शो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर नो लोड द नो लोड करंट। तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट दिया था भाई कि नो लोड जो होता है, ठीक है, कोर का आप रिप्रेजेंटेशन पढ़िएगा। इसके लिए आपको ऑलरेडी पेड क्लासेस में बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया कि क्यों एक रेजिस्टेंस आता है। मतलब ये जो कोर है, इस कोर को अगर आप सर्किट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस के रूप में और एक इंडक्टर के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है I0, ये 2 पार्ट में टूटेगा। ये मेरा ये होता है आपका IW, ठीक है, और एक मतलब एक एक्टिव कॉम्पोनेंट होता है करंट का, एक वॉटलेस कॉम्पोनेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर कहीं रिएक्टिव कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा I म्यू, या फिर इसको कभी कभी IM बोलते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है, जो I0 है, ये I0 क्या हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस वाले ब्रांच में जा रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर ये प्योर इंडक्टिव होता तो आपका जो I0 करंट होता क्या करता,
90 डिग्री लैग कर जाता, प्योर लैग कर जाता, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए प्योर 90 डिग्री से लैग नहीं होगा, 90 डिग्री से कुछ कम होगा यहाँ पे। ओके, और इसको हम लोग क्यों दिखाते हैं ऐसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। ज़्यादातर टीचर लोग आपको बताएगा ही नहीं ये कैसे होता है, कोर को हम लोग क्यों ऐसे दिखाते हैं, वो नहीं बता पाएगा आपको। ओके, तो ये सब भाई कॉन्सेप्ट है, आपको इसके लिए कम से कम तो 3-4 लेक्चर पीछे का देखते चलते आना होगा, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द नो लोड प्राइमरी करंट I0, ठीक है। तो आगे आते हैं, क्या बोलता है ऑप्शन के हिसाब से। तो अभी जस्ट बताया इसका 2 कंपोनेंट होता है, एक्टिव एक रिएक्टिव, यानी इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द नो लोड प्राइमरी करंट, तो अभी जस्ट बताया I0 क्या होता है, फुल लोड का 3 से 5% होता है, ठीक है। ओके, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि E1 इक्वल टू आप अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शन मारा किसके, V1 के बराबर, ठीक है। E1 मेरा अप्रॉक्सीमेटली V1 के बराबर होता है, कब पॉसिबल है, जब मेरा I0 वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, तभी तो एक तरीके से जो ड्रॉप होगा वो कम से कम होगा। समझ में आया भाई। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ओवरऑल देखिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे E1 इंड्यूस्ड हो रहा है तो इसके पैरेलल में क्या है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, या फिर ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है, तो इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा सकते हैं ना, इस कोर को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ पैरेलल में, वही तो बात हुआ। तो अगर यहाँ पे E1 इंड्यूस्ड हो रहा है तो यही वोल्टेज के क्रॉस भी होगा, यही वोल्टेज के क्रॉस भी होगा, समझ में आया नहीं, इसके क्रॉस E1 है तो इसके क्रॉस B1 होगा, इसके क्रॉस B1 होगा, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल हम लोग को पता है यहाँ पे मेरा सप्लाई लगा हुआ है, और हम लोग को पता है कि इधर जो करंट आता है बोलते हैं I1 डैश, ओके, और इधर से जो करंट आ रहे मान लेते हैं I1 है। तो ओवरऑल अगर हम लोग नो लोड की बात करते हैं, ये करंट मेरा 0 है, और अगर ये वोल्टेज इसके बराबर है, और इसको यानी E1 अप्रॉक्सीमेटली आप बोल रहे हैं किसके बराबर, E1 के बराबर है, तो कब पॉसिबल, जब यहाँ पे मेरा जो ड्रॉप होगा वो कम से कम होगा उस केस में। और ये कम से कम ड्रॉप कब होगा, जब मेरा जो नो लोड करंट आएगा वो कम से कम होगा, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में भी 3-4 तरीके का पढ़ना होता है। ओके, तो ओवरऑल देखिए इसका आप रिफर्ड करके, उसमें भी अप्रॉक्सीमेट होता है, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, ठीक है, उसमें कुछ हम लोग एरर को अवॉइड करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज स्मॉल बिकॉज, क्यों होता है स्मॉल, तो हम लोग को पता है कि नो लोड पे जो करंट आ रहा है I0, इसका 2 कंपोनेंट है, एक है आपका एक्टिव कंपोनेंट और एक है आपका रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके, तो ओवरऑल ये जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसी के चलते आपको क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, तो इसका वैल्यू काफ़ी लार्ज होता है भाई, ठीक है, समझ में आया। तो ये लार्ज इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका तो ये वाला करंट जो है ना, इंडक्टिव कोर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल ये जो करंट है मेरा, ये लार्ज है, ठीक है, ये लार्ज है, तो ओवरऑल क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट लार्ज होता है, उसके चलते क्या होगा, आपका पावर फैक्टर हमेशा लो होगा। ओके, तो ये स्मॉल होने का रीज़न क्या है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट कॉम्पोनेंट में मतलब जो ये I0 का ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये वाला ये बड़ा होता है, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से ही ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, वहाँ पे आपका ये दिया हुआ होगा, इस पर क्वेश्चन दिए हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द नो लोड इनपुट पावर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली, तो नो लोड इनपुट पावर बोल रहा है भाई। तो अभी जस्ट बताया था इनपुट पावर, मैंने आपको बताया था ना, कैसे हम लोग पता करेंगे कि आपका सेकेंडरी साइड में लोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग यही देखते हैं कि इनपुट कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम लोग देखा क्वेश्चन 4 किलोवाट था वहाँ पे, तो भाई 4 किलोवाट अगर इनपुट पावर ले रखा है, मतलब क्या आउटपुट में लोड लगा हुआ है 100%, ठीक है, क्योंकि नो लोड पे इतना पावर थोड़ा ना कंज्यूम करेगा, नो लोड पे बहुत नेग्लिजिबल पावर एक तरीके से कंसिडर करता है, और कितने के बराबर होगा, आयरन लॉस के बराबर होगा, क्योंकि नो लोड पे आपका क्या है, आयरन लॉस को एक तरीके से इसमें टेस्टिंग होता है भाई, ठीक है। 2 टेस्ट पढ़ेंगे, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट या फिर नो लोड टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट पे हम लोग आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपका ट्रांसफार्मर पावर खींचेगा नो लोड पे वो आयरन लॉस के बराबर होता है। ओके, यानी ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हम लोगों ने देखा था भाई, समझिए, मैंने आपको सबसे पहले फ्लक्स का रिलेशन बताया था, जो मेरा फ्लक्स सेटअप हुआ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स, ये क्या था, ये था आपका φm sin ओमेगा टी, क्लियर हुआ। और जो मेरा E1 इंड्यूस्ड हुआ था, इसका बताया था मैंने आपको, ये था आपका Emax sin ओमेगा टी माइनस 90 एफ ये π/2। और अगर मैं यहाँ पे फिर से समझाऊँ, ये E1 इंड्यूस्ड हुआ है,
और यहाँ पे मेरा E2 इंड्यूस्ड होता है, तो समझिए ये E1 किसके चलते इंड्यूस्ड हुआ है, इस वाले फ्लक्स के चलते इंड्यूस्ड हुआ। और E1 को हम लोगों ने कैसे डिराइव किया था, E1 कुछ नहीं, ये था आपका माइनस एन d∅dt के ऊपर, जहाँ पे हम लोग फ्लक्स का वैल्यू रख करके हम लोगों ने क्या किया, ये मैं फाइनल लेकर के आया। अब देखिए जो E2 आ रहा है, E2 भी तो आपका इसी फ्लक्स के चलते आ रहा है, इसी वाले फ्लक्स के चलते, तो E2 होगा, ये भी क्या होगा n d∅dt यानी n2 d∅dt। तो यहाँ पे अगेन आप इस फ्लक्स के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा, E2 इक्वल टू n2, मतलब वही आएगा भाई, सेम वैल्यू वही आएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ये E2 के लिए भी क्या आएगा, साइन ओमेगा t माइनस 90। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका E1 और E2 होता है, E1 और E2 ये दोनों फेज में होते हैं, ठीक है। और हम लोग को पता है जो E1 होता है ये V1 को क्या करता है, अपोज करता है। यहाँ पे जो आपने सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है इसको क्या करता है, अपोज करता है। अपोजिशन कब होता है, अगर E1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है तो V1 आपका इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, तभी तो एक दूसरे के अपोजिट है। समझना, इसका मतलब क्या, कहीं भी अपोजिशन हो रहा है इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। तो ओवरऑल समझिए, अगर मैं फेजर डायग्राम दिखाऊँ तो फ्लक्स को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये मेरा 0 पे था ना, φm sin ओमेगा t, 0 रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने। तो ओवरऑल जो मेरा E1 होगा ये नीचे होगा, इससे 90 डिग्री लैग होता है। और E2 होगा, मान लेते हैं स्टेप अप है, तो स्टेप अप के लिए E2 जो होगा E1 से बड़ा होता है, E2 को मैंने बड़ा करके दिखाया। और जो प्राइमरी वोल्टेज होगा V1 ये इसके अपोजिट, क्योंकि ये दोनों के बीच में 180, मतलब एक दूसरे को अपोजिट, भाई 180 मतलब क्या, ऐसे जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि E1 क्या करता है, V1 को अपोज करता है, ठीक है, समझना। और ये मेरा क्योंकि मेन वोल्टेज है तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, नो लोड मान लेते तो ये करंट क्या होगा, ज़्यादातर लैग करता है, ठीक है, मतलब इस वोल्टेज से ज़्यादा लैग करेगा, 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, फिर भी लैग करेगा। और ये हो गया मेरा I0, इसका दो कॉम्पोनेंट तोड़ देंगे हम लोग, दो कॉम्पोनेंट तोड़ दिए, एक कॉम्पोनेंट टूटेगा ये फ्लक्स के साथ और एक ये, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि ये फ्लक्स के साथ फेज में है ना भाई, ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। 90 डिग्री लैग करना मतलब क्या, कब लैग करता है, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है। तो क्या है, मेरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लेंथ देख रहे कितना बड़ा है, और ये क्या है, वोल्टेज के फेज में, V1 के फेज में, तो क्या हो जाएगा आपका एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट जो कोर के रेजिस्टिव वाले पार्ट में जा रहा है, ठीक है, जो ओमिक लॉस लेकर के आता है कोर के अंदर, तो ये हो गया। इसलिए स्मॉल होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए मेरा पावर फैक्टर क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है नो लोड के केस में। ये सब फेजर डायग्राम से आपको समझ में आएगा। तो अभी देखिए आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पे, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझिए। E1 और E2 हमेशा क्या होता है, फेज में होता है। V1 क्या होता है, V1 और E1 के बीच में हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। और फ्लक्स और इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है, ठीक है। यानी जो इंड्यूस्ड EMF है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा, और जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, तो दोनों क्या होता है, फेज में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द अप्लाइड वोल्टेज V1 एंड द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया कि V1 मेरा ऊपर की तरफ था और E2 मेरा नीचे की तरफ था। ये V1 है, ये phi है, और E1 और E2 मेरा नीचे की तरफ था, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 ये E2, ठीक है, E2 की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो E2 क्या था, Emax sin ओमेगा t माइनस 90 है, फिर π/2, तो क्या होगा आपका जो φmax है, ये जो φmax है, जो फ्लक्स है आपका, इससे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है, लैगिंग कर रहा है ये, समझना। लीड लैग कैसे पकड़ते हैं हम लोग, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज दौड़ करके, तो ऐसे रेस चल रहा है, तो फ्लक्स मेरा आगे भाग रहा है, ये पीछे रह रहा है, इसका मतलब क्या, मेरा E2 जो है लैग कर रहा है बाई 90 डिग्री, समझना। E2 लैग्स φm बाई 90 डिग्री। क्लियर हो गया, 38 तक कवर हो गया। 39 क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है, आपके लिए लिख देता हूँ, 39 तक कवर कर लेते हैं क्योंकि यही वाले फिगर से है। 39 वाला देखिए क्या बोल रहा है, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है भाई, ये होता है हमेशा N2 डिवाइडेड बाय N1, समझ में आया। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, समझिए। हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था E1 बटा E2 इक्वल टू होता है N1 बाय N2, समझ में आया। समझिए ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या कि प्राइमरी साइड से वोल्टेज सेकेंडरी साइड में कितना ट्रांसफॉर्म हुआ, समझ में आया। यहां से यहां ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी बोलेगा तो प्राइमरी से मतलब पुराना स्टेट क्या था और नया स्टेट क्या है, जैसे बोलता है ना, आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारा वीडियो है ना, कि मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया अपने बॉडी को लेकर के, या फिर अपने नॉलेज को लेकर के, या फिर अपने लाइफस्टाइल को लेकर के, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है ना। 1 वीक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो,
2 वीक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, फिर कहीं 3 इयर्स ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, वो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है या फिर कहीं आपके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या कि आपके ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज था और सेकेंडरी साइड में ये कितना एक्यूरेट ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा E2 की बात होती है, समझा, सेकेंडरी साइड की बात होती है। तो E2 की अगर बात करें तो E2 अगर हम लोग यहाँ से निकाले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1। तो ये जो N2 डिवाइडेड बाई N1 हुआ, ये जो N2 डिवाइडेड बाई N1 हुआ, यही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि E1 को इसी से मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है हम लोग को, E2 मिलता है। क्लियर हुआ भाई मेरे। अगर इधर E1 वोल्टेज है तो ओवरऑल मेरे को E2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे E1 को, तो ओवरऑल मेरे को E2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही N2 डिवाइडेड बाय N1 क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि यही क्या बताता है, डायरेक्ट सेकेंडरी साइड के EMF को बता देता है। खत्म हो गया आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में भाई फर्दर बात करेंगे।